हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। 10 शॉर्ट वीडियोस, 10 टॉपिक और 10 से ज़्यादा सीबीएसई टर्म 1 अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज का पर्टिकुलर वीडियो है ऑन द टॉपिक रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आखिर होता क्या है, क्यों बनाने की इसे ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से इसे बनाया जाता है। फिर मैं उन क्वेश्चंस पे आऊँगा जो एग्ज़ाम में आने के लिए हाईली प्रोबेबल हैं। सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन रीवैल्यूएशन अकाउंट पे बहुत ही आर्टिकुलेट वे में प्रिपेयर करके दिया हुआ है, तो आई एम हाईली एक्सपेक्टिंग दैट सच सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन और द टॉपिक्स कितने टॉपिक्स रीवैल्यूएशन अकाउंट पर बेस्ड आ सकते हैं और उनका रैंकिंग ऑर्डर भी नीचे अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया अभी तक तो क्या कर रहे हो बंधु, फटाफट से प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और अपने एग्जाम के बाद भी स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई पैसा नहीं लगता, इट्स टोटली फ्री। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि चैनल पे आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी क्वालिटी कंटेंट चैनल का मिस ना हो। ये वीडियो सीरीज से आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्प होने वाली है। साथ ही सैम्पल पेपर के वीडियो सीरीज चल रही हैं और वहाँ पे काफ़ी सैम्पल पेपर्स अपलोडेड हैं, डू चेक दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो। चलिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं या फिर कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, देखिए नए पार्टनर का एडमिशन भी हो रहा है अगर फर्म के अंदर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। अब उस चेंज करने की वजह से जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें कई हिसाब होने चाहिए, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने चाहिए नए के स्टार्ट होने से पहले। उनमें से एक अकाउंटिंग है जो है बैलेंस शीट के अंदर पड़े एसेट्स और लाइबिलिटीज की। देखिए, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स लिखे गए हैं वो अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखे गए हैं। हो सकता है उनकी आज की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा हो गई हो या कम हो गई हो। वहीं लाइबिलिटीज़ भी हैं, उनका भी रीअसेसमेंट करना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो जिस बुक वैल्यू पे रिकॉर्डेड है वो उनकी फेयर वैल्यू ना हो सकता है कोई क्रेडिटर किसी रीजंस की वजह से हमसे ज़्यादा पैसे डिमांड कर ले। ये भी हो सकता है कि कोई क्रेडिटर हमको अच्छा डिस्काउंट दे दे अर्ली पेमेंट के लिए। अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, एसिड की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो उसका ज़्यादा पेमेंट रिसीव होगा, बट जितना भी उसका वैल्यू में इंक्रीज हुआ है वो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और सिर्फ पुराने पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए, उस पर नए पार्टनर का कोई हक नहीं है। वहीं अगर रीवैल्यूएशन की वजह से कुछ नुकसान होता है, जैसे लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एसिड की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो वो नुकसान भी सिर्फ पुराने पार्टनर्स को भुगतना चाहिए और पुराने रेशियो में बेयर करना चाहिए। इसीलिए हम इन सारे फायदे और सारे नुकसान का एक नेट इफेक्ट निकालते हैं। हो सकता है 4 चीज़ों में फ़ायदा हो रहा हो सकता है कुछ चीज़ों में नुकसान भी हो रहा हो। कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही हो, वहीं कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। कुछ लाइबिलिटीज़ की वैल्यू गिर रही हो तो कहीं कुछ लाइबिलिटीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े। कहीं अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो कहीं एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो। तो इनकी वजह से फ़ायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। सारे फायदों को इकट्ठा किया जाएगा, सारे नुकसान को इकट्ठा किया जाएगा और पता किया जाएगा कि आखिर नेट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की वजह से फर्म को नेट फायदा हो रहा है, यानी कि गेन हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और ये जो भी फायदा है, जो भी नुकसान है, पुराने पार्टनर्स के बीच में उनके पुराने रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो OPOR में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट दोस्तों एक नॉमिनल अकाउंट है और इस नॉमिनल अकाउंट से रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का नेट गेन या लॉस फाइंड आउट किया जाता है। दोस्तों, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कॉन्सेप्ट में इतनी डीप डाइव नहीं करूंगा, मैं इजी और कन्वीनियंट वे बताऊंगा यहाँ पर जिससे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को आसानी से बना सके। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के 2 मेजर क्यू पॉइंट्स है वो समझ जाइएगा। एक लेजर अकाउंट है, क्रेडिट साइड रहेगी, डेबिट साइड रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्रेडिट साइड जो है वो फायदे होंगे सारे फर्म के पर्सपेक्टिव से और डेबिट साइड जो है वो सारे नुकसान होंगे, वो भी बिजनेस यानी फर्म के पर्सपेक्टिव से। एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो फायदा हो गया, डिक्रीज होती है तो नुकसान हो गया। लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो नुकसान हो गया यानी डेबिट में, और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो फायदा हो गया क्रेडिट में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलता है तो फायदा हो गया क्रेडिट में, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलती है तो नुकसान हो गया डेबिट में।
इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन रहेगा, और यही गेन या लॉस हमें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो OPOR। बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे आइटम, पुराने सारे एडजस्टमेंट, रिजर्व हो, लॉसेज हो, सब OPOR में होते हैं। न्यू रेशियो का सिर्फ एक ही पर्पस है, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए, या फिर अगर वैल्यूज ऑल्टर नहीं करनी है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग जर्नल एंट्री पास करने के लिए। उससे रिलेटेड एक वीडियो इस सीरीज में, पासपोर्ट टू पासिंग सीरीज में ऑलरेडी अपलोडेड है, डू चेक दैट आउट। अब रिवैल्यूएशन पे प्रोबेबल टॉपिक्स का पैकिंग ऑर्डर में बता देता हूं। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन किस तरीके का, अभी जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं। सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके आइडिया देकर नहीं जा रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा सैंपल पेपर से, अडॉप्टेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखते हुए क्वेश्चन है, जिससे एग्जाम की प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, कम समय में आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर हों, और पूरी कोशिश रहेगी कि वो आप सभी लोगों के सही भी हों, ठीक है ना। और वीडियो को ढंग से देख के जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ के जाते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो मैं पूरी तरीके से अश्योर्ड हूं कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो पैकिंग ऑर्डर में सबसे पहले रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपरेशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वो अकाउंट पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दूसरा है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का जो एडजस्टमेंट होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन, वो भी नीचे मिलेगा। और दो दूसरे और एडजस्टमेंट जिन पे क्वेश्चन आ सकता है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बैलेंस शीट में पहले से दे रखा है और नीचे क्लेम है तो कैसे करते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो लगती है मुझे, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स नहीं कवर करने वाला हूं, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मैं यहां पर इन डिटेल कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सैंपल पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सैंपल पेपर मैंने एक वीडियो में डेफिनेटली पूरा सॉल्व कर रखा है, बट फिर क्योंकि यहां पे मैं असेंबली ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूं तो मैं इस क्वेश्चन को भी ले रहा हूं टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। इसके जैसे और क्वेश्चन वीडियो में आगे मिलेंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के एडजस्टमेंट के भी मिलेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन है, एंगल और सर्कल पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में। देयर बैलेंस शीट शोड फर्नीचर एट 2 लाख, स्टॉक एट 1,40,000, डेटर्स एट 1,62,000 और क्रेडिटर 60,000 के। बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स का इन्होंने यहाँ पर हमें अमाउंट बताया। स्क्वायर एक नया पार्टनर है जिसे एडमिट किया गया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया गया है 2:3:5। अभी कोई कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा आखिर मांगा क्या है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत भी है या नहीं है। आगे का हुआ स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 1 लाख, क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 are not likely to be claimed, debtors for 2,000 have become irrecoverable and provision for doubtful debt to be provided at the rate 10%. एंगल शेयर, एंगल पुराना पार्टनर है, उनका शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 30,000। एंगल का रीवैल्यूएशन के लॉस में शेयर दे रखा है, पुराने पार्टनर्स ही लॉस बेयर करते हैं, उसमें से एक पार्टनर का जो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है वो बता रखा है। रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी, फर्नीचर की रीवैल्यूड वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन मिले जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट की इतनी डिटेल हो, सबसे बेस्ट सूटेड तरीका क्या रहेगा कि हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। रफ में बनाना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, फटाफट से बना लेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 1 लाख। बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू हमें दे रखी थी 1,40,000 की, इसको 1 लाख पे रीवैल्यू कर लिया, यानी 40,000 से स्टॉक कम हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिख दूंगा मैं 40,000। मुझे पता है सारे नुकसान डेबिट करने हैं, सारे फायदे क्रेडिट करने हैं। इसके बाद कहा हुआ है कि डेटर्स फॉर 2,000 हैव बिकम इररिकवरेबल, 2,000 के डेटर से कोई रिकवरी नहीं होगी, कोई पहले से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट नहीं था, तो सीधे के सीधे ये डेटर्स में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसको प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास कोई पीवीडी नहीं है, तो पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन में ही ले जाना पड़ेगा। तो बैड डेट्स जो है 2,000 का मैं यहाँ लिख दूंगा, राइट फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूं, इसके बाद दे रखा है क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, क्रेडिटर 15,000 के पैसा नहीं मांगेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, तो एक लाइबिलिटी कम हो रही है, ये मेरा फायदा है, मुझे क्रेडिटर्स को पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड में लिख दूंगा 15,000 के, ये फायदा हो गया हमारी फर्म को, राइट। आगे बढ़ते हैं, डेटर्स फॉर 2,000 हैव बिकम इररिकवरेबल, ये मैं पहले ही कर चुका हूं, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, प्रोविजन प्रिपेयर करना है डाउटफुल डेट का 10% पे। देखो डेटर्स 1,60,000 के थे, 1,62,000 के थे,
2000 के बेड डेट्स हो चुके, तो अब ये डेटर रहे ही नहीं। तो अब कोई पूछे कि मेरे डेटर्स कितने के हैं, तो आई वुड से कि मेरे डेटर्स हैं 1,60,000 के। अब इन 1,60,000 के डेटर्स पे 10% से मुझे प्रोविजन प्रिपेयर करना है, तो प्रोविजन मुझे 16,000 का प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 16,000 का मैं यहाँ डेटर में लिख देता हूँ। मैं पहले टू वगैरह अवॉइड कर रहा था टू सेव सम टाइम, क्योंकि ये रफ है तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे टू और बाय लिखने की, ठीक है ना। तो 16,000 का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी डेबिट हो जाएगा। अब यहां पर रीवैल्यूएशन का अगर देखें तो एंगल का शेयर इन लॉस दे रखा है, मतलब टोटल लॉस ऑन रीवैल्यूएशन पक्का आ रहा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर रीवैल्यूएशन में लॉस है तो क्रेडिट साइड में आता है। ऊपर मैंने जो एक छोटा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसमें भी बताया क्रेडिट में आता है तो लॉस है, डेबिट में आता है तो गेन है, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है। अब यहाँ पे इस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन में एक पार्टनर का शेयर दे रखा है, पुराने पार्टनर है एंगल और सर्कल। एंगल का शेयर का लॉस का शेयर दे रखा है, एंगल्स शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 30,000। तो ये एंगल का शेयर है, टोटल लॉस ऑन रीवैल्यूएशन नहीं है, एक पार्टनर का हिस्सा है। अब ये जो भी टोटल लॉस रहा होगा वो टोटल लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए। इनका ओल्ड रेशियो मुझे क्वेश्चन में बता नहीं रखा, तो आई वुड अज्यूम इट टू बी 1:1। मतलब अगर एंगल का 30 है इसका मतलब सर्कल का भी 30 रहा होगा, इसका मतलब टोटल लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 60,000 रहा होगा। अब मुझे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन पता है, सब कुछ पता है। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेफिनेटली बैलेंस नहीं हो रहा होगा क्योंकि एक आइटम मिसिंग है, फर्नीचर। फर्नीचर भी रीवैल्यू है पर उसकी रीवैल्यूड वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी है। तो अब मैं इस रीवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग देखता हूं। दोस्तों क्रेडिट साइड में जो टोटल आ रही है वो 75,000 की आ रही है और डेबिट में नहीं लग रहा है कि 75 आ रहा है, तो डेबिट में मुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही फर्नीचर होगा मेरा। तो 75,000 माइनस 42,000 माइनस 16,000, तो यहाँ पर 17,000 रुपीज़ जो है वो फर्नीचर की वजह से वैल्यू आ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में फर्नीचर डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हुई है। बैलेंस शीट के अंदर मुझे फर्नीचर जो पहले से दे रखा है वो है 2 लाख रुपीज़ का। 2 लाख में से 17,000 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसका मतलब फर्नीचर की जो नई वैल्यू है वो रही होगी 1,83,000 एंड दैट्स आवर आंसर। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन जैसा आपको अभी दिख रहा है सेम ऐसा एक क्वेश्चन आई एम हाईली एक्सपेक्टिंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। और रीवैल्यूएशन की कॉन्सेप्ट की नॉलेज तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में तो काम आनी है ही। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के जैसे कुछ और क्वेश्चन अभी हम करेंगे दोस्तों। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। देयर बैलेंस शीट शोज मशीनरी एट 3 लाख, स्टॉक एट 80,000, डेटर्स है 60,000। सी इज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अग्रीड टू बी 695। मशीनरी को रीवैल्यू किया गया है 2,40,000 पे। एक प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे 5% का। ए का शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट करता है 20,000 से। रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछिए। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, फिर से मैं वही अप्रोच फॉलो करूंगा। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो रीवैल्यूड फिगर, जो डिफरेंस है रीवैल्यूड वैल्यू और बुक वैल्यू में, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फिगर होगा। अगर बढ़ रहा होगा तो ऐड कर दूंगा, कम हो रहा होगा तो डिक्रीज कर दूंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे सबसे कहा हुआ है मशीन, सबसे पहले बताया हुआ है कि मशीनरी की रीवैल्यूड वैल्यू 2,40,000 है। बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी 3 लाख की दे रखी है। 240 पे से रीवैल्यू क्या 60,000 से मशीनरी कम हो रही है। यहाँ लिख देता हूँ मशीनरी 60,000, डेबिट साइड में लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 5% का। बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दे रखे हैं, पुराना कोई पीबीडी नहीं मेंशन्ड है। 1,60,000 पे 10% होता तो 16 का आधा 8,000 का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट प्रिपेयर करना है, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो कह रखा है एज शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आ रहा होगा, यहाँ पे लॉस आ रहा होगा, कितना आ रहा है वो मुझे पता नहीं, बट उसमें ए का जो शेयर है वो मुझे पता है। ए का शेयर है 20,000 का, बी का आई एम अनअवेयर ऑफ। अगर बी का शेयर पता चल जाएगा तो मैं टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकाल दूंगा। दोस्तों एक सिंपल फंडे पे चलता हूँ, जो भी टोटल लॉस रहा होगा उस पर अगर मैं ए का प्रॉफिट का शेयर अप्लाई करूंगा तो एज शेयर
ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस आना चाहिए। ठीक है, टोटल लॉस आई एम नॉट टोल्ड अबाउट, बट ए का प्रॉफिट में शेयर आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड वेरी एट द वेरी फर्स्ट इन द क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, यानी ए का प्रॉफिट में शेयर में कहूं तो 2:3 हो गया, और ए का शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन भी मुझे बता रखा है 20,000 का है। इस फंडे को यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके आई कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट द टोटल लॉस इज। 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट्स 30,000। ये टोटल लॉस है। तो टोटल लॉस मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूं। बी का शेयर ऑफ कोर्स 10,000 हो जाएगा, पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 68 का डेबिट में लॉस है, डेबिट में आइटम्स लिखे हुए हैं, और टोटल लॉस क्रेडिट में 30 है। बैलेंसिंग फिगर डेफिनेटली क्रेडिट में ही आना चाहिए, और वो आना चाहिए 38,000 का। 68,000 माइनस 30,000, तो 38,000 का यहाँ पर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। और वो बैलेंसिंग फिगर किसकी वजह से होगा? स्टॉक की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन में स्टॉक की रीवैल्यूड वैल्यू ही मांगी गई है। ये बैलेंसिंग फिगर है मेरे इस अकाउंट का। दोनों साइड की टोटल 68,000 आनी चाहिए, और जब मैं क्रेडिट में 38,000 स्टॉक के अगेंस्ट लिखूंगा तो ये टोटल मैच कर जाएगी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में स्टॉक आ रहा है, मतलब फायदा हुआ है, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ी है। बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक दे रखा है 80,000 का, उसमें 38,000 का इंक्रीज कर देंगे तो स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो 1,18,000 की होनी चाहिए, और वही हमारा आंसर है। दोस्तों आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर है। सी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। Loss share of A on revaluation amounted to 10,000. Bed debts were 8,000. Decrease in value of stock amounted to 12,000. A claim was not likely to arise. Creditor का है 10,000 का. Remaining balance in revaluation account is due to increase or decrease in value of plant and machinery, which was 1 lakh before revaluation. ये increase या decrease नहीं बोला हुआ है. Plant and machinery की book value बोली हुई है before revaluation took place, and that is 1 lakh. ठीक है, अब हमें बताना है कि उसकी रीवैल्यूड वैल्यू कितनी होगी। अगेन मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सिंपली मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूं, और जो जो आइटम्स दिए हुए उनको लिखता जाता हूं। सबसे पहले क्या रखा है? ए का शेयर इन लॉस दे रखा है, तो यहां पे जो भी लॉस होगा उसमें ए का शेयर बता रखा है। ए का शेयर है 10,000 का। बी का भी कुछ शेयर होगा, पर वो मुझे बता नहीं रखा। पर मुझे एक बात पता होगी क्वेश्चन से, वो ये होगी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। या तो मुझे बता रखा होगा, नहीं तो मैं इक्वल अज्यूम कर लूंगा। नहीं बता रखा है तो ये पार्टनर इक्वल हो गए, मतलब बी का शेयर भी 10 होगा, मतलब टोटल लॉस 20 का होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रखा है बेड डेट्स 8,000 के हैं, तो यहाँ बेड डेट्स बुक कर देता हूँ 8,000 रुपीज़ के। इसके बाद कह रखा है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक अमाउंटेड टू 12,000, तो स्टॉक का जो डिक्रीज हुआ वो सीधा बता रखा है, वो 12,000 का है। ठीक है, अ क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स वॉज नॉट लाइकली टू अराइज 10,000, तो यहां पे आएंगे क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे, तो ये फायदा हो गया 10,000 का। रिमेनिंग बैलेंस इन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ड्यू टू इंक्रीज या डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं, जो बचा हुआ फिगर है वो प्लांट एंड मशीनरी की वजह से। बैलेंसिंग फिगर देखूं तो क्रेडिट में 30 आ रहा है, डेबिट में 20 है, तो मतलब यहां पर जो कम पड़ रहा है वो प्लांट एंड मशीनरी की वजह से है बैलेंसिंग फिगर, और वो हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज़ का। तभी दोनों साइड की टोटल 30,000 बैठेगी। राइट फ्रेंड्स, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो मशीनरी का है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ रहा है 2 मशीनरी, मतलब मशीनरी की वैल्यू कम हुई है। मशीनरी की वैल्यू रीवैल्यूएशन से पहले 1 लाख की थी, 1 लाख में 10,000 कम कर दीजिए तो 90,000 मशीनरी की नई वैल्यू आती है, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। सिमिलर क्वेश्चन टू द क्वेश्चन वी ऑलरेडी जस्ट डिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर है, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी को एडमिट किया नए पार्टनर के लिए 1/4 शेयर के लिए। वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 20,000, बेड डेट 10,000, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 50,000। इफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 6,000 ड्यू टू रीवैल्यूएशन, इंक्रीज डिक्रीज फर्नीचर में कितना हुआ होगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पे नई वैल्यू नहीं पूछी है, सिर्फ हमें पूछा है कि इंक्रीज या डिक्रीज का कितना इंपैक्ट आएगा, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं दोस्तों, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 20,000, तो यहाँ मैं स्टॉक लिख दूंगा 20,000 से।
बेड डेट्स मुझे कहे हुए 10,000 के, तो यहाँ मैं बेड डेट्स भी लिख दूंगा 10,000 के। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज करिए 50,000 से, तो यहाँ 50,000 भी लिख देता हूँ। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है तो प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है। अब उसमें बी का शेयर दिया हुआ है, तो ए और बी दो पार्टनर है, बी का शेयर है 6,000 का, तो टोटल जो गेन होगा रीवैल्यूएशन का वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2 का। तो यहाँ पर मैं सिंपली जाकर क्या करूँगा, टोटल गेन इंटू बी शेयर शुड बी इक्वल टू 6,000, क्योंकि ये बी का शेयर ऑफ गेन क्वेश्चन में ही दे रखा है। टोटल गेन मुझे नहीं पता, पर बी का शेयर जो है वो है 2/5 विच इज इक्वल टू 6,000। तो टोटल गेन ऑन रीवैल्यूएशन शुड बी इक्वल टू 6,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 15,000 का टोटल गेन ऑन रीवैल्यूएशन होता है दोस्तों। अभी भी देखें तो क्रेडिट साइड स्टिल इज मोर देन द डेबिट साइड, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड में ही होगा। और क्वेश्चन ने बताया है कि वो फर्नीचर की वजह से है, ठीक है ना। तो यहाँ क्रेडिट में 50,000 लिख देता हूँ, डेबिट में भी 50 की टोटल आनी चाहिए। 50,000 माइनस 30,000 माइनस 15,000, तो जो डिफरेंस आ रहा है 5,000 का वो फर्नीचर की वजह से है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में फर्नीचर डेबिट में आ रहा है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो डिक्रीज इन फर्नीचर 5,000 से वुड बी आवर फाइनल आंसर। इट इज एज सिंपल एज दैट। 2-3 क्वेश्चन बाद बहुत अच्छी कमांड आ जाती है हमारी, तो एग्जाम के अंदर ऐसा अनफेमिलियर नहीं लगेगा, देखा हुआ क्वेश्चन लगेगा। ऑफ कोर्स फिगर्स अलग आएंगे पर आप फटाफट कर पाएंगे, टाइम सेविंग भी, एग्जाम का क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस केटर करने वाला हूं। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के बारे में थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल आइडिया देना चाहता हूं मैं यहाँ पे। सिंपल सी बात है, देखिए दोस्तों, प्रोविजन क्या होते हैं? प्रोविजन वो लाइबिलिटी होती है जिनका अमाउंट सर्टन नहीं है। मुझे पता है कि डेटर से फ्यूचर में कलेक्शन नहीं होने वाला, तो मैं प्रॉफिट्स में से हर साल पहले से पैसे निकाल कर एक प्रोविजन नाम के अकाउंट में डाल के रखता हूं। जब भी बेड डेट्स होंगे तो वो पैसा प्रोविजन से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर अकाउंटिंग की बात करूं तो जब भी बेड डेट्स होते हैं, बेड डेट्स की सिंपल जर्नल एंट्री डलती है, बेड डेट्स अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेटर की वैल्यू कम करनी है, बेड डेट एक लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसे डेबिट कर दूंगा, राइट। अब अगर मेरा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट नहीं बना हो तो बेड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है, ईयर एंड पे इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज किया जाएगा, तो जर्नल एंट्री डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू बेड डेट। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपको बेड डेट्स दिखते हैं 11 फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहां पर अगर हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बना रखा है तो हर साल मैं ऑलरेडी एक जर्नल एंट्री पास करता रहता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो जब बेड डेट्स होंगे एक्चुअली तब मुझे PNL अकाउंट में कुछ डेबिट नहीं करना पड़ेगा, एंड आई कैन डायरेक्टली पास एंट्री प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट DR टू बेड डेट्स, जितने भी अमाउंट के बेड डेट्स होते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेड डेट्स का अमाउंट क्रिएटेड प्रोविजन से ज्यादा हो जाए। कहने का मतलब यह है कि 20,000 के बेड डेट्स हो गए, पर आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है पहले से, एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो है वो फॉर एग्जांपल से 10,000 का ही है। देखिए, अगर 20 या 20 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा बेड डेट्स प्रोविजन से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पर अगर प्रोविजन सफिशिएंट अमाउंट का नहीं है तो बचा हुआ डिफरेंस फिर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करके लेना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू बेड डेट्स, ऐसे करके एंट्री डालनी पड़ेगी। तो 10,000 तो मैं प्रोविजन में से ले लूंगा, बचा हुआ मैं रिवैल्यूएशन से लूंगा, और 20,000 के जो बेड डेट्स हैं वो बुक हो जाएंगे। तो जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन के टाइम पे बेड डेट्स और प्रोविजन दे रखा हो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डेटर्स लिख देने हैं इस तरीके से रफ में। अब हमें करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट था। आपको क्या करना है, एकदम ईजी अप्रोच बता रहा हूं। एक तरफ डेटर्स लिख दीजिए, एक तरफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लिख दीजिए। जो भी बेड डेट्स होते हैं दोनों में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, अब आपको मिल जाएगा रिमेनिंग PBDD। हो सकता है कि ये फिगर नेगेटिव आ रहा हो, अगर ये फिगर नेगेटिव आ रहा है तो आप इस अमाउंट को सीधा सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाकर डेबिट कर दो, क्योंकि बेड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा हो गए। अगर कुछ बच रहा है तो उसको यहां रहने दीजिए। अब यहां पर आपको ओरिजिनल डेटर में से यानी ओल्ड डेटर्स में से बेड डेट्स माइनस कर देंगे तो बचेंगे आपके रिमेनिंग डेटर्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको
अगर कुछ प्रोविजन की रेट दे रखी है तो ये रिमेनिंग डेटर्स पे वो रेट अप्लाई करनी है। तो आपको पता पड़ेगा रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, रिक्वायर्ड। इस रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को कंपेयर करिए रिमेनिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से, यानी इस फिगर से। हो सकता है कि रिमेनिंग रिक्वायर्ड से ज्यादा हो, अगर ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए उस ज्यादा वाले पोर्शन को, और हो सकता है कि रिमेनिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कम हो रिक्वायर्ड से, तो डिफरेंस जो कम पड़ रहा है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। बस इतना जानना आपके लिए काफी है इस क्वेश्चन को सही करने के लिए। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अब इस क्वेश्चन के बाद मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि नहीं रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डेटर स्टूड एट 1 लाख एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वॉज 2000। मैं यहाँ डेटर लिख रहा हूं दोस्तों, डेटर है 1 लाख रुपीज के, और राइट हैंड साइड पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लिख रहा हूं 2000 रुपीज के। अ बिल रिसीवेबल फॉर 2000 was discounted with bank and was dishonored on the date of admission but no entry was passed। एक बिल था जो मुझे मेरे डेटर ने दिया था, उस बिल को मैंने बैंक में जमा कराया, बैंक से पैसे ले लिए और बैंक को कहा कि उस बिल के पैसे आप ड्यू डेट पर डेटर से ले लेना। डेटर ने पैसे देने से मना कर दिया है। अब वो बिल वर्थलेस हो गया है, मेरे बैंक से पैसे बैंक डिडक्ट कर देगा, जितने भी बैंक ने मुझे पहले दिए थे पूरी बिल की वर्थ एक्चुअली बैंक डिडक्ट कर देगा। अब ये पैसे मैं मेरे डेटर से वापस लूंगा। पहले मैंने मेरे डेटर को कम कर दिया था, बिल को इंक्रीज कर दिया था, डेटर कम कर दिया, बिल इंक्रीज कर दिया, क्योंकि उसने मुझे बिल दे दिया है तो मैंने डेटर नाम की एसेट कम कर दी और बिल नाम की एक एसेट क्रिएट कर दी। अब इस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसे मिलने ही नहीं वाले हैं, तो उस डेटर को मैं वापस बुक्स में क्रिएट कर दूंगा और मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस कर दूंगा। बैंक से पैसे गए हैं क्योंकि बैंक इस भरोसे बैठा था कि मेरा डेटर पैसे दे देगा बैंक को, पर बैंक को डेटर से कुछ भी पैसे नहीं मिले तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा। मेरे अकाउंट से पैसे गए उस डेटर की वजह से जिसने बिल देकर मुझे वादा किया था। अब मैं मेरे डेटर के बैलेंस को फिर से इंक्रीज कर दूंगा, तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है इसकी वजह से मेरे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया है, 20,000 रुपीज से मेरे डेटर्स इंक्रीज। ये बैड नहीं हुए, अभी भी डेटर से पैसे मैं वसूल सकता हूं, सिर्फ बिल डिसऑनर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि डेटर पेमेंट नहीं करेगा, बिल डिसऑनर हुआ है, मैं लीगल एक्शन लूंगा डेटर के अगेंस्ट, बिल को नोटराइज करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये 20,000 उस डेटर से मैं रिकवर कर सकूं। तो अभी इनको बेड डेट्स की तरह बुक नहीं करना है, डेटर इंक्रीज करने। 20,000 से डेटर इंक्रीज हो गया। पहले जब इस डेटर ने बिल दिया होगा तब मैंने एंट्री डाली होगी बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। अब ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री डाल दूंगा डायरेक्टली डेटर टू बैंक, ठीक है ना। बैंक बैलेंस कम और डेटर इंक्रीज, 20,000 से डेटर इंक्रीज कर दिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इट वॉज डिसाइडेड टू क्रिएट प्रोविजन फॉर बेड डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर। तो अब मेरे नए डेटर जो है, डेटर में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो पहले मुझे कर लेना है, अगर डिक्रीज हो रहे हैं बेड डेट्स की वजह से तो वो कर लेना है। पीबीडीडी पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, 1,20,000 के दोस्तों मेरे नए डेटर आ जाते हैं। अब इन न्यू डेटर्स पे मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। न्यू डेटर्स पे प्रोविजन बनाने के लिए कहा है इन्होंने 5% का, तो इससे मुझे पता चलेगा रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। रिक्वायर्ड कितना है, 1,20,000 का 5%, बस इतना सा करना है। 1,20,000 इंटू 5%, ये मेरा आंसर जो आता है वो आता है 6,000 रुपीज का। 6,000 का प्रोविजन रिक्वायर्ड है और एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितने का, 2,000 का है। 6,000 का रिक्वायर्ड ओल्ड प्रोविजन 2,000 का है और रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है कितना, 6,000 का। तो 4,000 रुपए मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन में मांगा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट बाय, आंसर है 4,000। 4,000 रुपए से डेबिट करेंगे। बस इन सभी चीजों का रीवैल्यूएशन अकाउंट पे सिर्फ इतना इंपैक्ट जाएगा कि 4,000 का प्रोविजन मुझे और बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट करना पड़ेगा। दैट इज इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर न्यू पार्टनर सन्ड्री डेटर्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज फॉलोज। डेटर बैलेंस शीट में 8 लाख रुपीज के दे रखे हैं और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पहले से एग्जिस्ट करता है 40,000 का। 8 लाख के मेरे डेटर्स हैं, 40,000 का मेरा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है। क्वेश्चन में बता रखा है, आगे क्या बोला है, एज पर टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स वर रीवैल्यूड एंड इट वाज फाउंड दैट डेटर्स वर्थ 30,000 हैज टर्न्ड बैड। 30,000 के डेटर्स बैड हो गए। तो दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे
8 लाख के मेरे पुराने डेटर्स हैं और 40,000 का मेरा प्रोविजन है। डेटर्स कितने के? 30 के बैड हो गए। डेटर्स में से 30 सबट्रैक्ट कर दूं। अब ये डेटर पेमेंट नहीं करने वाले और ये 30 का बैड डेट्स कहां से प्रोवाइड करूंगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से। तो पीबीडीडी में से भी 30 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे डेटर्स बचे 7,70,000 के एक्चुअल डेटर्स और मेरा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बचा है सिर्फ 10,000 रुपीज का। क्वेश्चन में कह रखा है विच जर्नल एंट्री रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव सिचुएशन। तो सबसे पहले बेड डेट्स बुक करने पड़ेंगे। प्रोविजन नया बनाने का एडजस्टमेंट ही नहीं मांगा है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी बेड डेट्स अकाउंट डीआर टू डेटर 30,000 से। ये एंट्री यहाँ डली हुई है बेड डेट्स टू डेटर 30,000 से। और उसके बाद एंट्री डालनी पड़ेगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डीआर टू बेड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डीआर टू बेड डेट्स की एंट्री भी मैंने डाल दी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए ऐसा कि अगर इस क्वेश्चन में प्रोविजन भी प्रिपेयर करने के लिए कहा होता, से प्रोविजन प्रिपेयर करना होता 5% का, मैं अज्यूम कर रहा हूं ऐसा, तो ये जो 7,70,000 के जो रिमेनिंग डेटर्स हैं इस पे 5% का प्रोविजन में बनाता। 7,70,000 पे 5% का प्रोविजन, तो प्रोविजन जो रिक्वायर्ड है वो है 38,500 का। और बैलेंस शीट के अंदर अभी जो प्रोविजन बचा है 40 का पहले था पर 30 के बेड डेट्स हो गए, तो 10,000 का प्रोविजन बचा है। तो 28,500 का मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। करेक्ट बात है, समझ में आया। प्रोविजन नया कितना रिक्वायर्ड है? 38,500 का, और पहले से कितना पड़ा है? 10,000 का, तो 28,500 का और बना लीजिए। अब मानिए ऐसा कि प्रोविजन जो रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल कि कोई भी रेट दे रखी है और उसकी वजह से रिक्वायर्ड प्रोविजन जो है वो सिर्फ 5,000 का आता है। रिक्वायर्ड प्रोविजन सिर्फ 5,000 का और एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितने का है? 10,000 का है। तो फिर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। तो एंट्री डल जाएगी पीबीडीडी टू रीवैल्यूएशन 5,000 रुपीज से, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5,000 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये सारा एडजस्टमेंट आपको समझ में आया होगा, प्रोविजन और बैड एंड डाउटफुल डेट का किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं। While revaluing assets at the time of admission of a partner in a firm, it was observed that provision for doubtful debt on debtors has not been made. 5% का बनाना था, बनाया ही नहीं है। Total debtors on that date were 50,000. 50,000 के डेटर्स हैं, ये मेरे टोटल डेटर्स हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। टोटल डेटर्स मेरे 50,000 के। आगे क्या बोला? ऑफ विच 4,000 वर गुड। क्या न्यूज़ है कि 4,000 के डेटर्स तो गुड हैं, मतलब ये मेरे बहुत ही अच्छे कस्टमर्स हैं, उनसे पैसा ड्यू है, ये गुड डेटर्स हैं, इन पे कुछ डाउटफुल है ही नहीं, इनसे तो पक्का पूरी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा है एंड 3,000 वर ड्यू फ्रॉम राम who was declared insolvent and could pay only 40%। इसके बाद एक और ब्रांच आ जाती है, इसमें 3,000 रुपए जो है वो राम से, राम इंसॉल्वेंट हो चुका है एंड कुड पे ओनली 40%। तो राम से दोस्तों समझना, राम का कितना रिकवरी होगा ये एकदम क्लियर हो चुका है। देखिए ये तो गुड है और ये अब डाउटफुल नहीं है। ये जो 3,000 है ना, ये अब डाउटफुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए इंसॉल्वेंट हो गया है, बैड टर्न कर चुका है ना, थोड़ा ही रिकवर हो रहा है, बट समझिए इस राम से मेरे को श्योरिटी से पता है कि 60% डूब गया है और 40% रिकवर हो जाएगा। क्लियर है राम की स्टोरी, तो अब इसमें प्रोविजन क्यों बनाना? इसका तो रिकवरी क्लियर हो गया ना। और ये जो 4,000 गुड है, इन पे भी क्यों प्रोविजन बनाना? क्योंकि ये डाउटफुल ही नहीं है। तो कितनों पे मैं प्रोविजन बनाऊंगा? मैं इस 50,000 में से 7,000 सबट्रैक्ट कर लूंगा। वाई? बिकॉज 3,000 इज सर्टन एंड 4,000 आर गुड। तो अब मेरे डेटर जो बचे, जिन पे एक्चुअली मुझे प्रोविजन बनाने की जरूरत है, वो है 43,000 के। ठीक है, 43,000 के। दोस्तों अगर राम से 40% की रिकवरी नहीं होती, अभी एक्सपेक्टेड होती, तो सिचुएशन अलग होती, तो मैं शायद उस अमाउंट पे भी प्रोविजन बना देता, कीपिंग इन माइंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। बट दिस टाइम उससे 40 की रिकवरी पक्का हो चुकी है और 60 पक्का डूब जाएंगे, 60 बैड हो जाएंगे और 40 रिकवर हो चुके हैं। तो अब एक तरीके से कहा जाए तो राम तो डेटर ही नहीं बचा ना,
राम से पैसे आने कुछ बाकी ही नहीं रहे और 4000 के गुड हैं, तो उन पे भी प्रोविजन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। मेरे एक्चुअल डेटर्स जो अभी डाउटफुल हैं वो है 43,000 के और उन पे 5% का प्रोविजन बनाना है। तो 43,000 पे 5% का मैं प्रोविजन बना लूँगा, तो वो प्रोविजन आता है, प्रोविजन जो रिक्वायर्ड है वो है 2150 का। ये प्रोविजन रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में मांगा क्या है, एकदम जल्दी जज मत करो कि आंसर गलत है। क्वेश्चन में मांगा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बी डेबिटेड फॉर द अबव एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना डेबिट जाएगा, तो दोस्तों 2150 का तो डेबिट जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट की क्रिएशन के लिए, और 40% जो रिकवर नहीं हो पाया वो बेड डेट्स भी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, और वो होता है 3000 का 40%, दैट्स 1200। तो 2150 प्लस 1200 3350 रुपीज का यहां पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आई बेग योर पार्डन, 40% की रिकवरी हो रही है, तो बेड डेट्स एक्चुअली 60% होंगे, तो बेड डेट्स हो रहे हैं 3000 का 1800 का, तो 2150 प्लस 1800 दैट्स 3950 जो है वो डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3950, 1800 फॉर बेड डेट्स ड्यू टू राम, और 2150 का मुझे प्रोविजन और क्रिएट करना है उसकी वजह से। दोस्तों एक और क्वेश्चन है वो भी मैं करवा देता हूं आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बेड डेट्स के एडजस्टमेंट पर ही। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। On C's admission, machinery appeared in the books of the firm at 1,80,000 and furniture at 1 lakh. मशीनरी की जो वैल्यू दे रखी है वो 1,80,000 की है और फर्नीचर की जो वैल्यू दे रखी है वो है 1 लाख रुपीज की। इट वॉज फाउंड दैट मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। जब भी आपको ऐसी लैंग्वेज मिले ना, ओवर वैल्यूड बाय या अंडर वैल्यूड बाय, इसका मतलब डायरेक्टली गिवन फिगर पर आप परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था जो किसी शॉपिंग वेबसाइट पे 1000 पे लिस्टेड था, इस पे आपको 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। 1000 पे 20% का डिस्काउंट है, तो 200 का डिस्काउंट रिसीव करके आपने 800 में वो प्रोडक्ट अक्वायर किया। 1000 उसकी लिस्टेड वैल्यू थी, मैं कह सकता हूं उसकी बुक वैल्यू थी, उस पे आपको डिस्काउंट मिला तो आपने कैश में पे किया 800 रुपीज। अगर आप अपने फ्रेंड को बताएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट कितने में मिला, तो आप कहेंगे 800 में मिला। फ्रेंड ने पूछा कि डिस्काउंट कितना मिला, आपने उसे बोला कि दोस्त 20% का डिस्काउंट मिला, तो उसने कहा कि अच्छा 160 का डिस्काउंट था, पर वो फ्रेंड गलत है, डिस्काउंट 160 का नहीं था। जो अमाउंट पे किया है उस पे परसेंटेज अप्लाई करके डिस्काउंट नहीं निकल रहा है, जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू है उस पे परसेंटेज अप्लाई करोगे तो डिस्काउंट निकल रहा है। वही लैंग्वेज यहां पे भी कही हुई है। मशीनरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दे रखी है वो उसकी बुक वैल्यू पे कुछ परसेंटेज का ओवर वैल्यूएशन ऐड करने के बाद इनकरेक्ट वैल्यू दी हुई है। अब उस इनकरेक्ट वैल्यू पे मैं परसेंटेज अप्लाई करूंगा तो फिगर ऑफ ओवर वैल्यूएशन नहीं निकलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए दोस्तों, दो अप्रोचेस है मेरे पास, एक 100 रुपीज वाली, एक एक्स को अज्यूम करने वाली। सबसे पहले मैं एक्स वाली बताता हूं क्योंकि वो आपने पहले भी अप्लाई करी होगी लाइफ के अंदर एक्स को अज्यूम करके, बट वो कन्वीनियंट नहीं है। 100 वाली अप्रोच भी है, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले एक्स वाली अप्रोच। क्वेश्चन में क्या रखा है कि on revaluation it was found that machinery is overvalued by 20%. तो I am assuming let correct value of machinery be x. करेक्ट वैल्यू मशीनरी की मैं x अज्यूम कर रहा हूं, तो आपने ओवर वैल्यू कर दिया। कितना ओवर वैल्यू किया भाई साहब, x का 20%, x का 20%, 180 का 20% नहीं, x का 20%, x इंटू 20/100। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं x बाय 5, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 1 2, 2 5 10, x बाय 5। जो करेक्ट वैल्यू थी वो थी x, उसमें आपने x बाय 5 का ओवर वैल्यूएशन कर दिया और ये जोड़ने के बाद आपने मशीनरी की वैल्यू बना दी है 1,80,000 रुपए। आई एम सॉल्विंग फॉर x नाउ, x इज द करेक्ट वैल्यू। 5x प्लस x इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 5, 5 का एलसीएम ले लिया और उसको उधर भी भेज दिया। x वुड बी इक्वल टू 1,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5x प्लस x, दैट इज 6x डिवाइडेड बाय 6, 6 3 18, 5 3 15, 1,50,000 जो है दोस्तों वो उस मशीन की करेक्ट वैल्यू रही होगी। और 1,50,000 का 20%
15 इंटू 2 दैट इज 30, तो 30,000 ऐड कर दिया 150 में, तो 180 पे इसको इनकरेक्टली वैल्यू कर दिया है, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी दी रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर पूछा है, नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कह रखा है 40,000 का। तो देखिए यहां पर मैं एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी को ओवर वैल्यू कर दिया तो 2 मशीनरी 150 पे होनी चाहिए, पर आपने 180 पे शो कर रखी है, तो 30 तो मशीनरी का हो गया। नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन मुझे क्वेश्चन में पहले से बता रखा है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कैलकुलेट कर रखा है 40,000 का, तो मशीनरी का कितना रहा होगा। तो मशीनरी तो एक्चुअली पता चल चुका है मुझे, मेरे से मांगा गया है क्या, जो सेकेंड एसेट है वो है रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर का कितना इंपैक्ट रहा है रीवैल्यूएशन पे, तो फर्नीचर 10,000 लिखूंगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरा बैलेंस हो जाएगा, टैली हो जाएगा 40,000 से। इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ रहा है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से कम हुई है ना। व्हाट विल बी दी रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ये नहीं पूछा कि फर्नीचर कितना कम हुआ, उसकी रीवैल्यूड वैल्यू कितनी होगी। बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर दे रखा है 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख में 10,000 रुपये का वो कम हुआ है, तो रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर वुड बी 90,000 एंड दैट्स आर आंसर 90,000, राइट फ्रेंड्स। अब मैं इसी को सॉल्व करने की एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता देता हूं, जहां पे मैं एक्स अज्यूम नहीं करूंगा। आई एम अज्यूमिंग दैट करेक्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी भी 100, मैंने अज्यूम किया कि करेक्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी हो, 100 हो। आपने इसको ओवर वैल्यू कर दिया 20% से, यानी 100 का 20% से ओवर, मैंने मान लिया कि उसकी करेक्ट वैल्यू 100 है। अगर मशीनरी की करेक्ट वैल्यू 100 होती तो उस पर 20% का ओवर वैल्यूएशन कर दिया आपने, यानी 100 पे 20%, 20 रुपीज़ आपने ऐड करके उसकी इनकरेक्ट वैल्यू बना दी है 120 की। मेरे हिसाब से मेरी अज्यूम्ड मशीनरी की इनकरेक्ट वैल्यू है 120, एक्चुअल मशीनरी की इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, 1,80,000, दैट इज प्रोवाइडेड टू मी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आप अपनी इनकरेक्ट वैल्यू को डिनोमिनेटर में रख दीजिए, एक्चुअल इनकरेक्ट वैल्यू से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, एक्चुअल इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय योर इनकरेक्ट वैल्यू इनटू 100, दैट इज करेक्ट वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी है। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 इज सिंपली 1,50,000। इससे भी आंसर आ जाता है, बट थोड़ा जल्दी आ जाता है, ठीक है। अब इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक और देके जा रहा हूं। अगर ओवर वैल्यूड बाय बोला हुआ है, ओवर वैल्यूड बाय बोला हुआ है, तो 100 में वो परसेंटेज ऐड कर देना, जो भी वैल्यू है बैलेंस शीट की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना 100 प्लस उस रेट से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, आपको करेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। अगर क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड बाय बोला हुआ है तो आप 100 में से रेट माइनस कर देना परसेंटेज की, फिर सिंपली बैलेंस शीट वैल्यू में से आप डिवाइड कर देना 100 माइनस रेट वाले फिगर को, मतलब 20% से अंडर वैल्यू किया होता 100 माइनस 20 80 से डिवाइड करता, मल्टीप्लाई आपको हर बार 100 से ही करना है, तो आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। याद क्या रखना है दोस्तों, सिंपल, अगर ओवर वैल्यूड बाय दिया है 100 में रेट जोड़ो, उससे डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर अंडर वैल्यूड बाय बोला है, अंडर वैल्यूड बाय बोला है तो 100 में से रेट माइनस करो, उससे डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दे दो एक। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं जिससे आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, किसी भी तरह का सपोर्ट आई वुड बी वेरी वेरी थैंकफुल, और चैनल को ग्रो करने में ये हेल्प करेगा और मैं मोटिवेटेड रहूँगा और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। दोस्तों दैट इज़ इट, दैट ऑल यू नीड टू नो विथ रिगार्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द क्वेश्चन that is going to come, highly probably going to come in your CBSE टर्म 1 एग्जामिनेशन। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर कोई भी बढ़िया इंटरेस्टिंग सा डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चन कहीं मिलता है ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, मैं बहुत खुश होऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए और आंसर आपको उसका जवाब देने के लिए। आई मेक बेस्ट एफर्ट्स टू गिव as quickly as I can all your answers to all your questions। इंस्टा हैंडल भी मेरा दे रखा है, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों बचे हुए टॉपिक्स को समझने के लिए। 10 टॉपिक्स के अंदर 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इन जस्ट 10 वीडियोस, 10 शॉर्ट वीडियोस ऑफ योर CBSE टर्म 1 एग्जामिनेशन। प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। आई विश आपका दिन बहुत ही बढ़िया निकले। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझो ना दोस्तों, एस करो।